नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ रोज रात 8 बजे की तरह आज भी देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज मुद्दा उठा रहे हैं गुजरात सरकार पर जो कर्ज है। कर्ज के जो आंकड़े दिए गए हैं वो बताया गया है कि कर्ज घट रहा है, लेकिन इनकम के हिसाब से ये जो आंकड़ों का मायाजाल रचा गया है उस पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ बहुत बड़े सवाल है यहाँ पर कि गुजरात एक विकसित राज्य और काफी विकास के बावजूद गुजरात सरकार पर कर्ज क्यों बढ़ता जा रहा है। आखिरकार गुजरात सरकार ऐसा क्या कर रही है जो कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। इन सारे मुद्दों पर आज चर्चा होगी और जो आंकड़े दिए गए हैं कि आखिरकार गुजरात सरकार पर जो कर्ज है वो घट रहा है, लेकिन वो घट रहा है कि बढ़ रहा है, आंकड़ों का ये जो मायाजाल है उस पर आज ये चर्चा हमने खास डिजाइन की है, क्योंकि गुजरात के नागरिकों के लिए जानना बेहद जरूरी है कि सरकार पर कितना बोझा है, क्योंकि ये जो कर्जा है वो आखिरकार कहीं ना कहीं जनता के सिर पर कर्जा माना जा सकता है। आज चर्चा में मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हेमंत कुमार शाह जुड़े हैं। हेमंत भाई, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उर्वेश कंथारिया जी जुड़े हैं। उर्वेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और कांग्रेस पार्टी की ओर से पराग पंचाल जी जुड़े हैं। पराग जी, बहुत बहुत स्वागत है। वैसे चर्चा की शुरुआत हम पॉलिटिकल पार्टी से करते हैं, लेकिन आज इस चर्चा की शुरुआत मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हेमंत भाई शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि समझने वाली बात है कि आखिरकार जो आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। हेमंत भाई, थोड़े कम शब्दों में ही पहले इसे बता दीजिए, फिर हम इसे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि आखिरकार गुजरात सरकार ने ये जो आंकड़े दिए हैं 2024-25 के जो आंकड़े दिए हैं उसमें कर्ज घटाने की बात की गई है और कहा गया है कि 26,747 करोड़ जो कर्ज है वो घटा है और 3,99,633 करोड़ रहने का अनुमान है। लेकिन उसके बाद 2 साल का जो अनुमान लगाया गया है वो बढ़ रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है कि एक बार घट रहा है कर्ज कि फिर आने वाले सालों में बढ़ रहा है। तो आंकड़ों का ये मायाजाल है वो क्या कह रहा है हेमंत जी? देखिए, सबसे पहले तो आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मायाजाल, मुझे लगता है कि ये कोई मायाजाल नहीं है। अच्छा। ये हकीकत जी। ये हकीकत है और हकीकत सरकारी डॉक्यूमेंट्स में है। ये मेरी जेब से मैं कुछ निकाल रहा हूँ, ऐसा जी। नहीं है। 1999-2000 में, जी। मतलब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उससे 2 साल पहले गुजरात सरकार का जो ऋण था वो 18,510 करोड़ का था। अगर अगर आप ये गिने कि हर 10 साल पर ब्याज दुगुना होता है, तो वो 18,510 करोड़ का जो ऋण है वो आज 1,25,000 करोड़ का हो सकता है। जी। लेकिन हकीकत यह है कि इस साल 4 लाख करोड़ रुपयों का ऋण है। अगले साल मतलब 2025-26 में वो 4,55,000 करोड़ का होने वाला है। उसके बाद के साल में मतलब 2026-27 में 4,74,000 करोड़ का होने वाला है और उसके बाद के साल में मतलब 2027-28 में 5,39,000 करोड़ का ऋण होने वाला है। ये गुजरात फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट के तहत जो बजट पब्लिकेशन नंबर 30 है, इसमें ये सारी डिटेल्स दी गई है। इसका मतलब ये हो गया कि अगले 3 साल में सरकार का ऋण 1,39,000 करोड़ रुपया बढ़ने वाला है। जी। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ऋण कम हुआ या कम बढ़ रहा है? मैं ऐसा नहीं मानता और सरकार के खुद आंकड़े जो है वो भी ये बताते नहीं है। जी। तो इसीलिए ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो आंकड़े हैं उसमें इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। एक तरफ जब बजट पेश किया गया तो ये कहा गया कि गुजरात सरकार पर जो डेब्ट है वो कम हो रहा है, लेकिन आंकड़े जो है ये बता रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में लगातार ये जो कर्ज है वो बढ़ने वाला है। उर्वशी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो आंकड़े हैं वो गुजरात की जनता आसानी से कैसे समझ सकती है? आसानी से समझने के लिए एक बात हम कह सकते हैं कि ये जो आंकड़े हैं, ऋण के आंकड़े हैं, उसको प्रतिशत के तौर पे देखा जाता है। तो हमारी आय कितनी है और उसके सामने ऋण कितना है।
वो प्रतिशत से सारी अर्थव्यवस्था है अपना मेजरमेंट करती है। उसमें गुजरात का जो अभी जो ऋण है वो 3.99 लाख करोड़ है। लेकिन वो आय के मुकाबले आय के सामने कितना है प्रतिशत के तौर पे, तो वो 16% है। और भारत के सबसे निम्न रेशियो वाले राज्य में गुजरात एक गिना जाता है कि आय के मुकाबले ऋण का जो प्रतिशत है, प्रमाण है, वो सबसे कम है। ऐसे 4 से 5 राज्य है, उसमें एक गुजरात। भारत का रेशियो है वो 88% है। अपना जीडीपी है उससे 88% हमारा डेट है, ऋण है भारत का, समग्र भारत का। विश्व के तौर पे देखो तो कहीं अर्थव्यवस्थाओं, विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके ऋण 250% है। अपना जीडीपी से 2.5 गुना, 2 गुना, 1.5 गुना ऐसे विकसित देशों में है। तो हम कहना है कि विकास के लिए निवेश करना पड़ता है सरकार को, और निवेश करने से ऋण दिखता है, लेकिन प्रतिशत के तौर पर जब देखा जाए तब सही परिस्थिति का मूल्यांकन हो सकता है। तो 16% गुजरात का ऋण है आय के सामने। वो एक स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था में एक बहुत अच्छा पोजीशन कहा जाता है। दूसरी बात कि गुजरात का ये जो ऋण है उसके सामने खर्च कहाँ होता है, ऋण कैसे बढ़ता है? ऋण विकास कार्य में बढ़ता है, मेंटेनेंस में भी बढ़ता है, यस, लेकिन विकास कार्य है उसमें, जैसे ये अभी जो 1 फरवरी को बजट रिलीज हुआ उसका क्या पोजीशन है? तो एजुकेशन में 44,000 करोड़, 15% बढ़ोतरी हुई है। एनर्जी सेक्टर में 20,000 करोड़, 31% की बढ़ोतरी हुई है। हेल्थ में 19,000 करोड़, 15% की बढ़ोतरी हुई है। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, हमने देखा कि लास्ट ईयर फ्लड से हम परेशान हुए थे। इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल में 17,000 करोड़, मतलब 34% बढ़ोतरी की है। तो ये सारे विकास कार्य, ये राज्य की अर्थव्यवस्था का विकास, राज्य के जीडीपी के विकास के लिए सरकार को जो खर्च करना पड़ता है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, फ्लड कंट्रोल, ये सब आवश्यक चीजें हैं। तो सामने आय भी बढ़ रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा ऋण बढ़ रहा है। एक विद्यार्थी है, इनका मार्क्स आ रहा है वो 60%, तो दूसरी साल उसका मार्क्स है 70%, तो वो उसका परफॉर्मेंस बढ़ा है। भी ऋण के बारे में जब बात करते हैं तो जब ऋण प्रतिशत में घटता है तो परफॉर्मेंस अच्छा कहलाता। जी, ये समझने वाली सारी बात है, और इसलिए आज इस चर्चा में चर्चा को हमने खास डिजाइन किया है कि आखिरकार गुजरात पर ये जो कर्ज है उसके क्या आंकड़े हैं और क्या स्थिति है गुजरात के नागरिकों पर जो कर्ज है। अब कर्ज बढ़ता क्यों है? इनकम तो अच्छी हो रही है गुजरात सरकार की, गुजरात सरकार विकास के पथ पर भी आगे बढ़ रही है। उर्वेश जी ने भी बताया कि कहाँ-कहाँ हम पैसा खर्च कर रहे हैं जिसकी वजह से ये कर्ज बढ़ रहा है। पराग जी क्या कहना चाहेंगे? गुजरात सरकार पर कहीं ना कहीं लगातार साल दर साल कर्ज बढ़ता तो जा ही रहा है, इनकम अच्छी हो रही है, प्रतिशत के हिसाब से ये जो मामला है वो फिट नहीं बैठ रहा है, लेकिन आखिरकार ये जो खर्च है, उर्वी जी तो कह रहे हैं कि हम विकास के पीछे ही सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। आप मानते हैं कि सारा पैसा विकास के पीछे खर्च हो रहा है या और जगह भी पैसा खर्च हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, जो हम बचा सकते हैं? मयूरिका जी, सरकार जो है, ये पूरी जो परसेंटेज वाली और डेप्थ की जो बात है वो चश्मे वाली बात है। सरकार वही चश्मे से लोगों को दिखाना चाहती है जो चश्मे से आपको दिखाई दे कि भाई अच्छा है, लेकिन चश्मे उतार के अगर देखा जाए तो बात यह है, आज 2019-20 में नितिन भाई जो थे, भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम जो थे, और फाइनेंस भी उनके पास था, तो उन्होंने कहा था कि भाई डेप्ट टू जीएसडीपी, गुजरात स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो रेशियो है 22.59% का उसमें कम हुआ है।
ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो 1991-92 में 16.19% था एब्सोल्यूट डेट, आज 3 लाख करोड़ के आसपास है। तो ये अपवार्ड ट्रेंड देखने को मिला है। डेप्ट जो है वो हर साल जो है वो बढ़ रहा है। और जैसे अभी अभी अमन भाई ने जिस तरह से बात की कि अगर हर साल बढ़ रहा है वो रेशियो के हिसाब से देखें हम 1991 से, तो आज 1.5 लाख करोड़ रुपए होना चाहिए। लेकिन आज क्या है, लेकिन आज दुगने से भी ज्यादा डेप्ट है। हाँ, मैं मानता हूं, अभी जैसे उर्विश भाई ने बताया कि भाई पूरे देश में जो खाद जो है डेफिसिट जो है वो 145 लाख करोड़ से ज्यादा है। उसके मुकाबले गुजरात में कम है। उसका रीजन ये है कि डे फर्स्ट जब से गुजरात का जन्म हुआ उसके पहले की बात है कि गुजरात के लोग जो है व्यापारी कौम है, पैसा बचाना जानते हैं। उसका जीडीपी ऑलवेज हाई रहा है। 40-30-33 सालों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या उसके पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, गुजरात की जनता का जो जीडीपी है वो स्टेट के अन्य लोगों से हमेशा आगे रहा है। 8 से लेकर 13% की आसपास रहा है। अब इन्होंने जो उर्विश भाई ने कहा कि भाई जो विकास करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, और पैसा जब लगाया जाता है तो उसका डेप्ट होता है, उसका खाद खाद देखा जाता है। उन्होंने कुछ आंकड़े दिए, एजुकेशन में 44,000 करोड़ दिया, एनर्जी में 41% कुछ दिया, हेल्थ में 19,000 करोड़ दिया, इरिगेशन और फ्लड में कुछ 17,000 करोड़ दिया। लेकिन ये जो आंकड़ा है, जैसे कि एजुकेशन है, तो एजुकेशन में आपने पैसा खर्च किया, लेकिन एजुकेशन में जो पैसा खर्च होता है उसमें जो प्राइवेटाइजेशन जो है पूरे गुजरात में, जिसमें जो गरीब तबका या मिडिल क्लास के तबके का जो इंसान है उसके बच्चे तो पढ़ नहीं सकते। यानी आप जो पैसा खर्च कर रहे हो वो मिडिल क्लास और गरीबों के लिए नहीं है, सिर्फ आपके अमीर के लिए। इस तरह आपने एनर्जी की बात की, तो एनर्जी में आज क्या प्रॉब्लम है मयूरिका जी, मैं आपको बताऊं कि आपने सोलार पर जो पीपी की जो प्राइवेट पार्टनरशिप की जो थी, तो आपने पीपीपी मॉडल में जो पैसा इन्वेस्ट होने का जा रहा था उस पे जो रियायत मिल रही थी वो आपने बंद कर दिए। अब मीटर लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। वो स्मार्ट मीटर जो अदानी खुद नहीं बनाता, कंपनी कोई और बनाती है, अदानी ने उससे के पास से खरीदने का एक मुआयदा कर लिया है, और वो 2.5 गुना ज्यादा भाव पे पूरे 1-1.5 करोड़ लोगों के वहां वो मीटर लगेंगे। लोगों के मीटर ज्यादा खर्च होंगे, लोगों के पास से ज्यादा पैसा वसूल होगा। तो ये इनका एनर्जी का इन्वेस्टमेंट है। उसी तरह आप हेल्थ में आइए, हेल्थ में नो डाउट जो जिसका आय 6 लाख से ज्यादा कम है और जिसके पास आयुष्मान कार्ड है उसको, सभी नहीं लेकिन कुछ थोड़े बहुत जो डिसीज है उसमें उसका लाभ मिल जाता है। इरिगेशन फ्लड उसकी तो आप बात ही ना कीजिए। इतना पैसा सिर्फ अहमदाबाद का अगर 15,000 करोड़ का बजट है, उसके बाद भी हर जो बरसात की सीजन के बाद जिस प्रकार से गड्ढे हो जाते हैं और हम सभी को डिबेट करनी पड़ती है, ये बहुत शर्म की बात है। तो जो पैसा जो है, पैसे के पीछे करप्शन है भारतीय जनता पार्टी का। तो जिस पैसे की निवेश की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल बेकार है। लेकिन उसके पीछे जो इन्होंने बताया कि जो खाद्य जो है डेब्ट है हमारी जो है वो तो बढ़ी रही है, तो उसकी तो एक लिमिटेशन होनी चाहिए। आज इंडिया का 145 लाख करोड़ से ज्यादा खाद्य है, कल उठ से अगर 150 लाख करोड़ के ऊपर हो गया तो हमें वर्ल्ड बैंक से जो कुछ रियायतें मिल रही है वो कल उठ के बंद हो जाएगी। हमारी भी गिनती फिर वो पाकिस्तान और उसके दूसरे देशों की गिनती में आ जाएंगे। लोग यहाँ निवेश करना बंद कर देंगे। आज जो चलो 2-3 दिन से शेयर स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी तेजी आपको दिख रही है, वरना पिछले 1 महीने से मार्केट गिर रहा था क्योंकि एफआईआई यहाँ बंद हो गई थी। एफआईआई चीन की तरफ चली गई थी। आप झूठ बोलोगे, झूठे आंकड़े दोगे और लोगों के पास निवेश करने के बाद भी अगर उनको मुनाफा नहीं होगा तो वो लोग यहाँ नहीं आएंगे। तो सरकार जो है, भारतीय सरकार की बात करें या गुजरात सरकार की बात करें, इकोनॉमिक फ्रंट पे पूरी तरह फेल है।
चलिए ठीक है। हेमंत जी के पास चलती हूँ, थोड़े से आंकड़ों को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। हेमंत भाई, सरकार कहना चाह रही है कि हमारा जो डेब्ट है कम हो रहा है। क्या ऐसा है कि डेब्ट हमारा मतलब कर्ज जो है वो कम हो रहा है? क्या है ये पूरी सच्चाई आंकड़ों के साथ क्या है? देखिए, जीडीपी, गुजरात की जीडीपी जिसे जीएसडीपी कहा जाता है, हुँ, उसके उसकी तुलना में अगर रेशियो निकाले गुजरात सरकार के डेट का, ऋण का, हुँ, तो आप हुँ, ऐसा कह सकते हैं कि गुजरात सरकार की स्थिति सुधर रही है। जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हुँ, सवाल इस बात का है कि इतना ज्यादा ऋण सरकार ले रही है और उसका खर्चा कहाँ हो रहा है। हुँ, देखिए, आप शिक्षा के बारे में अगर ये कहेंगे कि इतना करोड़ रुपया ज्यादा बढ़ा दिया, हुँ, मान लेता हूँ, बात सही है इस बजट को देखें तो। हुँ, लेकिन सवाल ये है कि कितना बढ़ाना चाहिए। नई शिक्षा नीति जो 2020 में जुलाई में कोरोना के दरमियान लाई गई, उसमें ये लिखा गया है कि जीडीपी का 6% खर्चा शिक्षा के पीछे होना चाहिए। राज्य जी। सरकारें 4% करती है। अब हुँ, ये राज्यों की जो एवरेज है वो 4% है। जी। ऐसा नई शिक्षा नीति में लिखा है। हुँ, गुजरात हुँ, सरकार कितना खर्चा करती है शिक्षा के प्रति, हुँ, आंकड़े देख लीजिए, और जो भी आंकड़े अभी दिए गए उसको देख लीजिए तो पता चलेगा 2.12% करती है। मतलब जितना करना चाहिए उससे बहुत कम, कम से कम आधा आधे से भी कम। इतना कर जी। रही है। हुँ, अब ये खर्चे की बात निकली है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है जो बहुत बढ़ रहा है, हुँ, बहुत, ये सारी गिनती मैं कर सकता हूं और आपको हुँ, बता सकता हूं, लेकिन वो बात छोड़िए अभी, हुँ, क्योंकि इसमें फिर प्रधानमंत्री आते हैं तो उनकी देखभाल में कितना पुलिस का खर्चा होता है, कितना जी। राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के हेलीकॉप्टर का खर्चा होता है, कितना हुँ, हमारे चीन के प्रेसिडेंट आते हैं और उनको रिवर फ्रंट पर अहमदाबाद में झूले में झुलवाने का खर्चा होता है, कितने कितना खर्चा उत्सवों के पीछे होता है। ये सारे खर्चे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, जी। उसको कम करने का कोई प्रयास नहीं किया। हुँ, अब एक और बात मैं छोड़ा, आप गुजरात सरकार का जो बजट डॉक्यूमेंट है, बजट इन ब्रीफ, उसको हुँ, देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि गुजरात सरकार की जो टोटल इनकम है हुँ, उसमें 23.53% हुँ, इनकम वो ऋण से होने वाली है जी। अगले साल। हुँ, ठीक है, सॉरी, इस साल 23.53% इनकम ऋण से हुई है। हुँ, और जो खर्चा हो रहा है उसमें हुँ, 8.83% खर्चा हुँ, पुराना ऋण जो लिया हुआ है गुजरात सरकार ने हुँ, उसको वापस देने में हो रहा है। जी। इसका मतलब ये हो गया हुँ, कि जो ऋण लिया और ऋण वापस दिया उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 14.70 रुपया होगा हुँ, अगले साल, मतलब 2025-26 में वो 15.24 रुपया होने वाला है। हुँ, हुँ, मतलब ये डिफरेंस बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। जी, ये जी। एक और बात मुझे महत्व की लगती है। हुँ, दूसरी बात मुझे लगती है कि देखिए आप, गुजरात इज अ वेरी हाई टैक्स स्टेट। हुँ, हुँ, गुजरात के लोगों पर गुजरात की सरकार बहुत ज्यादा टैक्स डाल रही है, हुँ, और राज्यों के हिसाब से। जी। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि बजट इन ब्रीफ के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 2021-22 में हमारी हुँ, जो टैक्स रेवेन्यू थी वो 1,29,000 करोड़ थी, हुँ, और हुँ, अगले साल वो 2,08,000 करोड़ रुपयों की होने वाली है। जी। इसका मतलब ये हो गया कि 4 साल में, सिर्फ 4 साल में
गुजरात सरकार की टैक्स रेवेन्यू 61.24% बढ़ गई। अब जब आप परसेंटेज की बात करते हैं तो मैं भी परसेंटेज की ही बात कर रहा हूं जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 साल में एवरेज 15% से ज्यादा टैक्स रेवेन्यू बढ़ी। अब हमारी जीडीपी कितना बढ़ रही है हर साल? 9 से 10%, उससे ज्यादा नहीं। जी। बराबर। तो लोगों की इनकम 9 से 10% बढ़ रही है और सरकार की टैक्स रेवेन्यू 15% से भी ज्यादा बढ़ रही है। जी। अगर इतनी ज्यादा टैक्स रेवेन्यू बढ़ रही है तो भी आपको ज्यादा ऋण लेना पड़ता है। ये क्लियर कट फिस्कल मिसमैनेजमेंट है। जी। ऐसा एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते से मैं कह सकता हूं। मैं न बीजेपी से हूं न कांग्रेस से हूं, लेकिन अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते मैं इतना कह सकता हूं कि ये फिस्कल मिसमैनेजमेंट है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा और वो ये है कि सरकार की जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है वो 2,08,000 करोड़ रुपया है, लेकिन जो हमारा कर्जा है वो अगले साल 4,55,000 करोड़ रुपया होने वाला। जी। इसका मतलब ये हो गया कि टैक्स रेवेन्यू से भी हमारा ऋण दुगुना ज्यादा है। मतलब अगर आप नया ऋण ना ले, जो होने वाला नहीं है, और 2 साल तक आप पूरा ऋण चुकाते देते ही रहे वापिस, तभी जाके आपका ऋण खत्म हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। अब ये तो होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो ऋण है वो बहुत ज्यादा है और मुझे लगता है कि ये फिजूल के खर्चे हो रहे हैं, वो अगर कम किए जाए या बंद किए जाए तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से हमारा ऋण कम हो सकता है। जी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन सवाल इस बात का है कि डेवलपमेंट किसका हो रहा है। जब सरकार ये कह रही है कि 3,70,00,000 लोगों को आप 5 किलो अनाज हर महीने मुफ्त में दे रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि सरकार ये कह रही है कि 55% लोग गुजरात में ऐसे हैं जो गरीब है। ये सरकार खुद इसका स्वीकार कर रही है। जी। तो अगर ऋण लेके विकास हो रहा है, मान लीजिए कि हो रहा है, तो किसका है? ये सवाल भी बहुत महत्व का है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेट्रो ट्रेन नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि रिवर फ्रंट नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमें नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर वगैरह नहीं चाहिए, लेकिन ये जो बनाने वाले गरीब लोग हैं उनकी इनकम बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी महत्व की बात है। तो ऋण से विकास हो ये आवश्यक है, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूं कि ऋण से ज्यादा विकास नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो बहुत कम धनी लोगों का हो रहा है। गुजरात के जो 55% लोग गरीब हैं उनका विकास नहीं हो रहा है। और अंतिम बात मैं ये कहना चाहूंगा, एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, वो बात ये है कि आप जब ये देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम गुजरात की कितनी है, अब आप देखिए कि करीब 55,172 रुपया वो पर कैपिटा डेट है हमारी। तो पांच लोगों का, 5 नहीं 4.7 इज अ फैमिली साइज। तो 55,172 मल्टीप्लाई बाय 4.7 तो हमारी एक साल की फैमिली की इनकम 2,59,308 रुपया हो गई। जी। अब आप बताइए मुझे कि गुजरात के कितने परिवारों की इनकम, सालाना इनकम 2,59,308 रुपया है? ये बताइए आप मुझे।
जी। अगर होती तो आपको 3,70,00,000 लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में नहीं देना पड़ता हर महीने पर। जी, जी, जी। मेरा मेरा कहने का तात्पर्य यही हुँ, कि आप विकास कीजिए, लेकिन हुँ, विकास के लिए अगर ऋण ले रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो काफी हद तक गलत। जी। आंकड़े ये नहीं बता रहे, हुँ, बराबर। हुँ, इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि गुजरात की प्रजा के ऊपर, गुजरात की जनता के ऊपर, गुजरात के नागरिकों के ऊपर, वो सही शब्द तो नागरिक है, उनके हुँ, ऊपर ऋण का जो बोझ है वो काफी बढ़ रहा है। और मुझे हुँ। लगता है कि सरकार को इसके बारे में चिंता करनी चाहिए कि वो कैसे इस समस्या को से निपटे, जी, बराबर। जी, मैं जी। 2-3 बातें इसके बारे में कहना चाहूंगा कि कैसे होगा। एक बात हुँ, यह है कि आप टैक्स इनकम बढ़ाइए, जी। लेकिन टैक्स किससे लेना है वो तय कीजिए। इस हुँ, देश के धनी लोगों से टैक्स लेना है, गरीबों से हुँ, नहीं। ये पहली जी। बात होनी चाहिए। लेकिन हुँ, मुझे लगता है कि गुजरात सरकार का कोई टैक्स प्लानिंग नहीं है। हुँ, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अ, अगर आप ऋण लेते हैं तो ऋण कहाँ खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च हुँ, कर रहे हैं, नया हुँ, ऋण लेने की आवश्यकता कम हो, उस प्रकार से हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग सरकार का होना चाहिए। जी, वो जी। भी मुझे अभी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि गुजरात फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 2005 के तहत जो हुँ, बजट पब्लिकेशन है उसमें भी ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जी, थैंक यू। जी। जी, उर्वेश जी, जवाब दीजिए। बहुत सारे सवाल पूछ जी। लिए हेमंत भाई ने कि खर्च हो रहे हैं, वो फिज़ूल खर्च हो रहे हैं कई जगह पे सही खर्च हो रहे हैं। जो गरीबी और कुछ खास लोगों का ही विकास होने की बात उन्होंने उठाई। उर्वेश जी क्या जवाब देना चाहेंगे? आपने सारे सवाल सुने हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हमारा जो राजकीय जो विचार है वो है हुँ, सबका साथ सबका विकास। भी हुँ, ग्राउंड लेवल पे वो बात कैसे पहुंचती है वो हमें जानना चाहिए। हुँ, तो एक एक और से हम जीडीपी जीडीपी बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, आय हुँ, बढ़ाने के लिए हमेशा हुँ, कोई भी अर्थतंत्र हो हमेशा अपना जीडीपी बढ़ाने के लिए वो प्रयत्न कर। हुँ, तो उसमें पिछले 3 सालों में क्या परिस्थिति है? हुँ, तो करीबन 13%, फिर 12%, 11-10% के प्रतिशत दौर से हम आए हैं। और भारत की अर्थव्यवस्थाओं जितनी भी राज्य अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें पहले 3 या 4 स्थान में गुजरात का स्थान। हुँ, ऋण के बारे में भी हमने देखा कि जो निम्न स्थान है, हुँ, बॉटम 4, उसमें गुजरात का स्थान है। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों साइड से हमारी पोजीशन काफी अच्छी है। अभी मैं आपको एक ही उदाहरण देना चाहता हूं हुँ, कि एक व्यक्ति एक हाउसिंग लोन के लिए जाता है तो बैंक क्या क्राइटेरिया पेश करती है। हुँ, वो कहते हैं कि आपका साल भर का आय जो है हुँ, उसका 5 गुना तक हम लोन आपको ऋण देंगे। तब हुँ, तक का ऋण जो है वो कंट्रोल मैनेजेबल ऋण वो कहते हैं। तो 1 लाख रुपया सालाना किसी की आवक है, आय है, तो उनका 5 लाख रुपये की उनको लोन एलिजिबल होती है। 10 लाख रुपया है तो 50 लाख की हाउसिंग लोन मिलती है। तो वैसे क्या हमारा वो रेशियो से क्या बनता है गुजरात। तो हुँ, गुजरात की जो आय है उससे हमारा ऋण तो 20% से कम है। तो नॉर्मल बैंकिंग पैरामीटर से जो चल रही है सिस्टम, उससे भी तो अच्छा बेहतर रेशियो हमारा है, मैनेजेबल रेशियो में हम है। और जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं वो विकास कार्य के लिए करते हैं। अभी हुँ। उसमें क्या फिजूल है क्या फिजूल नहीं है वो परसेप्शन वाली बात है। हुँ। लेकिन गुजरात के लोगों को प्राथमिक जो आवश्यकता है वो मिले, सर उससे प्राथमिक उनकी आवश्यकताओं के प्रोडक्टिविटी।
कोई नहीं है, लेकिन वाइब्रेंट गुजरात जैसे खर्च हैं या प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं, उसके ऊपर जो खर्च होता है, जो अलग-अलग कार्यक्रमों के नाम पर खर्च होते हैं, जो अलग-अलग आयोजनों के नाम पर खर्च होते हैं, अगर वो आयोजन नहीं भी हो तो शायद बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना सरकार को ना जनता को। लेकिन ये सारे जो आयोजन हो रहे हैं, वो खर्च भी तो जनता के सिर पर जा रहा है सर। मयूरिका जी, इनके भी आप प्रतिशत में देखें तो जो निवेश गुजरात में पिछले लगातार 20 सालों से आ रहा है, उसके लिए हमने क्या खर्चा किया, क्या क्या वाइब्रेंट गुजरात का खर्च क्या हुआ, उसके सामने निवेश कितना हुआ, उसके सामने जीडीपी कितनी बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ी, ये सारे चीज कॉम्प्रिहेंसिवली जब हम देखते हैं एक ही चित्र में, तभी हम कह सकते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कुछ खर्च करने पड़ते हैं, बिजनेस में भी खर्च करने पड़ते हैं ग्रोथ के लिए। तो स्टेट का जो ग्रोथ पैटर्न जो है उसको मेंटेन करने, हम एक एंटरप्राइजिंग स्टेट है, एंटरप्रेन्योरशिप इसमें है, एग्रीकल्चर भी है, कोस्ट लाइन है, तो ये पोटेंशियल को कैसे हम ऑप्टिमाइज करें, उसका इस्तेमाल करें पोटेंशियल का हमारे ग्रोथ के, राज्य के ग्रोथ के लिए, कि जिससे सबका साथ सबका विकास। हमने फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम सबको गरीब समझ के नहीं किया हुआ है, एक सपोर्ट सिस्टम किया हुआ है। जब कोविड और यूक्रेन के बाद जो पोजीशन थी, तो एक गरीब या लोअर मिडिल क्लास को सपोर्ट सिस्टम के तौर पे हमने फूड डिस्ट्रीब्यूशन, हम नहीं कह रहे कि हम इनके ऊपर हम सब गरीब समझ के कर रहे हैं, गरीबी का आकलन की पद्धति अलग है, लेकिन एक सपोर्ट सिस्टम है जिससे वो लोग इकोनॉमी में जुड़ सके हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, गुजरात का प्रोडक्शन बढ़ा है, गुजरात का जीडीपी भी बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ने वाला है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स जो भी है, जो हमारे हम ऋण जो कहते हैं वो तो इन्वेस्टमेंट है, सरकार जो प्रजा के लिए करती है वो इन्वेस्टमेंट है, उसको ये कोई कंपनी नहीं है, गुजरात राज्य एक कोई कंपनी नहीं है, वो बैलेंस शीट से नहीं चलती है, वो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड कंपनी नहीं है गुजरात सरकार, वो गुजरात राज्य 6 करोड़ लोगों की एक संस्कृति है, जिनके विकास के लिए सरकार को निवेश करना पड़ता है। हम इनको ऋण कहे, हम इन्वेस्टमेंट कहे, एक्सपेंडिचर कहे, वो अपना हमेशा परसेप्शन रहता है, लेकिन विकास के बारे में हम क्या करते हैं, उसका क्या नतीजा मिलता है, वो देखने की चीज है। लेकिन उसमें हमारा जो भारत में जो स्थान है वो अच्छा स्थान। चलिए ठीक है, पराग जी के पास चलूंगी। पराग जी, आखिरी सवाल आपसे ले लेती हूँ। पराग जी, कहाँ खर्च कम किया जा सकता है, क्योंकि गुजरात सरकार पर जो बोझा बढ़ रहा है वो गुजरात के नागरिकों पर बढ़ रहा है। कल उठकर टैक्स के रूप में हमें ही ये पैसा चुकाना है, कहीं ना कहीं टैक्स से हमारा ही पैसा जाने वाला है। ऐसे में कहाँ खर्च कम हो सकता है, कहाँ जहां हमें इन्वेस्ट करना है या जहां हमें ज्यादा पैसा आवंटित करना है, जैसे शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अलग अलग जगह पर कहाँ गुजरात सरकार पैसा बचा सकती है? पराग जी, आप लोग भी विपक्ष में बैठे जरूर ये सब अध्ययन करते होंगे, कहाँ हम पैसा बचा सकते हैं? मयूरिका जी, 2021-22 में हमारे असेंबली में जो हमारे एमएलए थे, उन्होंने एक आंकड़ा रजू किया था। उन्होंने कहा था कि भाई जो बच्चा गुजरात में जन्म लेता है, उसके ऊपर जो देवा होता है, खर्च होता है, वो 45,500 रुपये जितना हर किसी के माथे पर होता है। अगर मैं हेमंत भाई की बात को यहाँ ध्यान से लूं तो मुझे ये निष्कर्ष पर आता हूँ, और उर्विश भाई की बातों से, कि उनका जो गणित है ये भी सही है कि भाई पूरे देश में गरीब कल्याण योजना के तहत आप 3,60,00,000 जितने लोगों को 5 किलो चावल और फ्री अनाज देते हो, वो 55% लोग या ऐसे गरीब तबके के लोग, आपका जो एजुकेशन सिस्टम जो सालों से चल रहा है, जो एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ स्कूलों को प्राइवेटाइजेशन पर प्रधान दिया गया हुआ है, उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया गया है, तो ये बच्चे ये सारी जो फीस जो है स्कूलों की, जो फीस इतनी ज्यादा है, जो सालाना 1,00,000 1,50,000 से लेकर 3,00,000 तक चली जाती है, वो कहाँ से भरेंगे? ऐसे में आपको जो गरीब तबके के होशियार जो बच्चे हैं, और किसी भी स्टेट हो या सोसाइटी हो या देश हो, उसका भविष्य जो है वो एजुकेशन से बनता है।
और ये जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये जो कॉमर्शियलाइज के चलते भारतीय जनता पार्टी देश में से खत्म कर रही है। अब आते टैक्स पे आते हैं। जैसे हेमंत भाई ने कहा कि भाई हम हर साल 15% टैक्स का बढ़ावा करते हैं, लेकिन टैक्स किसके पास से लेना चाहिए ये सरकार को तय करना पड़ेगा। ये बात भी सही है। आप अपने जो उद्योगपति दोस्त है उसके पर से आपने टैक्स जो कॉर्पोरेट टैक्स है पिछले 2-3 साल में आपने कम कर दिया है, और लोगों के पास से जो टैक्स लेना पड़ता है उसको आपने ज्यादा कर दिया है। तो ऑलरेडी लोगों की जो आय जो है वो कम होती जा रही है। टैक्स का जो टैक्स का दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। इसमें आज तो स्टेट जो है अच्छे पोजीशन में है, दूसरे के कंपैरिजन में अच्छे पोजीशन में है, लेकिन यही बात अगर चलती रही तो कल हमारा स्टेट भी ऐसे स्टेट की कंपैरिजन में आ जाएगा जो फाइनेंशियली कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर रहे, और उसके जो रिप्लिकेशंस हो गए वो बहुत खराब हो गए। एक आखिरी बात कहना चाहूंगा उर्विश भाई से कि हर स्टेट बीजेपी रूल स्टेट हो या कांग्रेस रूल स्टेट हो, कांग्रेस तो पहले से ही जो कार्य कुशलता पुणे है उसमें अच्छा ही करती है। उसमें तेलंगाना की बात करूं तो तेलंगाना स्टेट भी अपने हिसाब से फाइनेंशियली अच्छा कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि आपके बीजेपी के बहुत से बड़े नेता जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं वो नेगेटिव ही लिखते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आज आप और हम आप डिबेट कर रहे हैं तो हमने दोनों सिक्के की दोनों पहलुओं को देखा कि भी अच्छी भी बात है बुरी भी बात है। तो ये चीज जब फाइनेंशियल बात होती है तो इससे हमें हटके बात करना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि जिस तरह से सरकार असेंबली में आंकड़े रखती है वो परसेंटेज पर जाती है, लोगों के पल्ले उनको पता है कि ये परसेंटेज वाला मामला जो आधे लोग हैं, हम तो रेफरेंस वही लोग पकड़ेंगे ना जो 5 किलो अनाज लेते हैं, वो कुछ ज्यादा परसेंटेज वाले और उसके आंकड़े में जाने वाले नहीं है। उसको तो पता नहीं है कि भाई 1 लाख रुपया से इनकम 2 लाख रुपया बढ़ गई, और जो उस पर जो खाद थी जो थी वो 10 से 15 हजार हो गई, तो 15 हजार का 50% बढ़ गया है, लेकिन आय भी 100% बढ़ी है। तो आप 7-7.5% में सिर्फ 2.5% ही इंक्रीज हुआ है आपका देवा जो डेप्ट है। तो ऐसे नहीं होता है। ये बात सबके पल्ले तो आने वाले नहीं है। तो इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा आधा सच बोलती है और बहुत ही होशियार है भारतीय जनता पार्टी, जो दिस इज रूडिमेंट्री ट्रूथ ये बोलने में इतना माहिर है। वो प्रधानमंत्री भी बोलते हैं और उनको कॉपी करके उनके मंत्री भी बोलते हैं और राज्य के मंत्री भी बोलते हैं और राज्य के उनके सीएम से लेकर सभी लोग बोलते हैं। उनको पता है कि जहाँ आधी आधी आबादी इसमें पढ़ने वाली नहीं है, उसके अंदर जाने वाली नहीं है, तो ऐसा बोल देने में हर्ष क्या है। लेकिन क्या है कि ये उनको खुद देखना चाहिए देश की इकोनॉमी के लिए। जो आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, निवेश की बात की, तो निवेश के दूसरी पहलू आप जो हमारा देवा है डेप्ट है उसको लेके आप कहते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा तो फिर अमेरिका में भी चलता है। अमेरिका डॉलर छापता रहता है। अमेरिका जो जहां से भी इंपोर्ट करता है उसकी जगह खास करके चाइना से बॉन्ड देता है। अमेरिका कभी देखता ही नहीं कि भाई मेरी तिजोरी में क्या है कि ना है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में डॉलर चलता है, उनका पैसा चलता है। उनकी इकोनॉमी की कॉपी हम यहाँ नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। जी, तो यहाँ सरकार को कुछ आईना दिखाने की कोशिश जरूर की है पॉलिटिकल एनालिस्ट ने भी, और विपक्ष के जो मित्र जुड़े हैं उन्होंने भी। वैसे सरकार जो है अपने हिसाब से काफी अच्छा भी कर रही है, लेकिन कई जगह गुंजाइश की भी कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश है, जिससे भी सरकार को देखना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच उर्वेश जी, थैंक यू जी, पराग जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते ही रहना चाहिए, क्योंकि इन सारे मुद्दों पर जब तक सहभागिता नहीं होगी, जब तक हमारी समझदारी नहीं होगी, तब तक शायद हम अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे। हमारे सबके लिए ये सारी चीजें जानना जरूरी है। बीएनएम को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, हमेशा देखते रहना है। रोज रात 8 बजे मुद्दे की बात लेकर मैं आती हूँ, और मुद्दे की बात में हम आपसे जुड़े मुद्दों पर ही चर्चा करते हैं।
आप वीएनएम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।